अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और आई होप आप सब लोग की ईद अच्छी गुजर गई होगी। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बुखार वगैरह हो गया था और थ्रोट इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स दरमियान में अपलोड नहीं कर सका। तो अब इंशाल्लाह वापस से लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। तो मैं क्योंकि अब हमें बताया गया है कि आप लोगों को लाजमी जो है ना, डेली जो हमारे पास कुर्तबा का पोर्टल आप लोगों को मिला हुआ है, आपने लाजमी उसमें लॉग इन होना है और वहाँ पे हर सब्जेक्ट को जाके ओपन करना है और उसका लेक्चर देखना है। इसी तरह आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगेगी। ठीक है। तो अब क्या है कि वो जो कुर्तबा का पोर्टल है उस पे मेरा लेक्चर अपलोड नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम फाइल जो अपलोड की जा सकती है वो 15 MB की है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं अपने सारे लेक्चर्स जो है वहाँ पे अपलोड करता हूँ और वहाँ से उस पार्टिकुलर लेक्चर का लिंक उठा के मैं उस लेक्चर की जगह पे डालता हूँ। तो आपको अगर मेरा लेक्चर चाहिए तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ से कोर्सेज में जाएंगे और वहाँ कोर्सेज में जाके उधर जो लिंक दिया गया उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पार्टिकुलर लेक्चर खुल आएगा। ठीक है। तो आप लोग कोशिश क्या करें कि आप लोग डेली जो है कुर्तबा की वेबसाइट ओपन करके उस पोर्टल को विजिट किया करें ताकि आप लोग की अटेंडेंस लग जाए। ठीक है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो दिस इज 15th लेक्चर ऑफ एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। हम लोगों ने इससे पहले जो हमने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट की हुई थी, हमने लमार्क की थ्योरी पढ़ी जिसको हमने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा था और वो आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह समझ आई होगी। ठीक है। उसके बाद हमने डार्विन उसके हमने बाद हमने नियो लमार्किज्म पढ़ा कि जिसमें उन्होंने लमार्क की थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन की थी। ठीक है। इसके बाद हमने डार्विन थ्योरी पढ़ी। डार्विन थ्योरी में हमने उसको नाम दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। जिसमें उसने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस और इन्फ्लुएंसेस बयान किए थे। इसके अलावा डार्विन ने एक और थ्योरी दी थी जिसको हम थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कहते हैं। तो वो भी डार्विन ने दी थी, वो भी हमने एक्सप्लेन की। इसके अलावा हमने जर्म प्लाज्म थ्योरी पढ़ी जो आई थिंक ऑगस्ट वीजमैन ने प्रपोज की थी। तो ये सारे हमारे पास हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है। ये भी एक थ्योरी है एवोल्यूशन के मुताबिक और ये सबसे मॉडर्न और एडवांस थ्योरी है एवोल्यूशन के लिए और सबसे ज़्यादा जो आज मानी जाती है वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को माना जाता है। ठीक है। चूंकि हम सबको पता है कि हमारे पास डार्विन की लमार्क की थ्योरी में भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसी तरह डार्विन की थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स थे। तो इस तरह मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मॉडर्न सिंथेसिस और एवोल्यूशनरी सिंथेसिस और नियो डार्विनिज्म। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को हम मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं, एवोल्यूशनरी सिंथेसिस सिंथेसिस भी कहते हैं और नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म मीन न्यू फॉर्म ऑफ डार्विन थ्योरी। ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ डार्विन थ्योरी हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज वो क्रिटिसिज्म जो डार्विन की थ्योरी में हुआ था, इन्होंने कोशिश किया है कि उस क्रिटिसिज्म को रिमूव किया जाए और इन्होंने डार्विन थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो इसलिए हम इसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। लाइक नियो डार्विनिज्म अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, दैट इज इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विन थ्योरी। लाइक जो डार्विन थ्योरी के जो पॉइंट्स एक्सेप्टेबल थे, जिन पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था, वो तो यहाँ पे, ठीक है, जिन पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था वो पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं और जो जिन पॉइंट्स पे क्रिटिसिज्म हुआ था उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। सो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं, एवोल्यूशनरी सिंथेसिस भी कहते हैं और नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल, आज मैंने आपसे कहा कि हमारी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी जो मॉडर्न वर्ल्ड में है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एंड इट टुक years टू डेवलप। और ये हमारे पास इस तरह नहीं है कि एक साइंटिस्ट ने एक ही बारी में इसको बना लिया, ये एक प्रोसेस से होके आई है और कई साइंटिस्ट ने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के डिफरेंट पॉइंट्स को प्रपोज किया है। ठीक है। किसी एक साइंटिस्ट की ये क्या कहते हैं थ्योरी नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अपने एक एक पॉइंट्स को प्रपोज करके इसमें एडिशन किया है। तो इसने कई सालों में इसकी डेवलपमेंट हुई है।
एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इंक्लूड कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इससे पहले जितने भी एवोल्यूशन थी, हमारा सब्जेक्ट क्या एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। अगर हम लमार्क की थ्योरी को देखें तो उसने सिर्फ एवोल्यूशन का जिक्र किया है, उसके अलावा सिस्टमैटिक्स को इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह अगर हम डार्विन को देखें तो उसने सिर्फ वही चेंजेस और बायोडाइवर्सिटी और एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया और दूसरी किसी फील्ड का इंफॉर्मेशन या फील्ड का इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज को यूज़ किया, लाइक जेनेटिक्स से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कुछ पैलेंटोलॉजी लाइक उन्होंने फॉसिल्स को स्टडी करके उनकी एवोल्यूशन को भी स्टडी किया, इकोलॉजी लाइक हम अभी तक पढ़े थे कि एनवायरनमेंट तो इसमें वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, एंड सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स आपको पता है कि हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो जो सिस्टमैटिक्स है, लाइक जो हमारे पास अरेंजमेंट है एनिमल्स की, जो टेक्सोनोमी है, वो हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू रखी गई है। तो सिस्टमैटिक्स अगर आपको याद हो, हमने इसकी पूरी वो पढ़ी थी कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइलॉजिनी। ठीक है, शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि जो उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो इसमें जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी और सिस्टमैटिक्स डिफरेंट इन 4 डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज को इंक्लूड किया गया है फॉर द मेकिंग ऑफ दिस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अच्छा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का आगाज किस तरह हुआ? दिस थिंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ बुक सिस्टमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय मेयर इन 1934। ठीक है, हमारे पास मेयर एक साइंटिस्ट थे, बहुत एक, यानी कि हम इसको फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। एक टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे और इन्होंने किताब लिखी थी सिस्टमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। और ये मेयर ही फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने पहली बार एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स को ज्वाइन किया और इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक उसने क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो उसने सिस्टमैटिक्स और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज क्या है? हमारे पास जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है एक्चुअली इट इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की स्टार्टिंग है वो किससे शुरू हुई थी कि मेयर ने 1934 में एक बुक लिखी थी सिस्टमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, और उसके बाद से मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे काम स्टार्ट हुआ। अच्छा, the term modern synthesis was first used by Julian Huxley in his book Evolution and Modern Synthesis in 1942। ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास जो हमने कहा इट इज आल्सो नोन एज मॉडर्न सिंथेसिस, ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था जूलियन हक्सले ने, और अपने उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एवोल्यूशन एंड मॉडर्न सिंथेसिस, 1942 में लिखी थी। मॉडर्न सिंथेसिस मीन ये जो हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज हैं वो किस तरह इवॉल्व हुई हैं, इसके बारे में उसने एक बुक लिखी थी। तो इसलिए इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का नाम दिया गया है, बिकॉज इसमें उन्होंने एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडर्न जो स्पीशीज हैं उनके हिसाब से एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि लाइक जो हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड में जो एनिमल की स्पीशीज हैं वो हमारे पास किस तरह इवॉल्व होके इस स्टेज पर पहुंची हैं। ठीक है, इसके अलावा डार्विन थ्योरी वाज मॉडिफाइड व्हेन हुगो डी व्राइस प्रपोज्ड अ म्यूटेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू व्हिच species arise from sudden changes that occurred in genes and such changes are known as mutations। अच्छा, अब हमारे पास जब डार्विन और लमार्क ने अपनी थ्योरीज दी थी उस टाइम कोई जेनेटिक मटेरियल या डीएनए वगैरह डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब हमारे पास 1876 में क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ और हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए जो ग्रिफ्थ ने किए थे और वो बाकी साइंटिस्ट ने, कि जिसमें हमारे पास डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 1910 में हमारे पास म्यूटेशन डिस्कवर हुई कि हमारे पास जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, वो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद होगो डी व्राइस ने म्यूटेशन की डिस्कवरी के बाद एक और थ्योरी प्रपोज की थी जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। ये म्यूटेशन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीशीज अराइज फ्रॉम सडन चेंजेस that occurred in genes and such changes are called mutations।
ठीक है, उसने क्या कहा था हमारे पास होगो डिवराइस ने, हमारे पास जो डार्विन और लामार्क थी, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है वो एकमुलेशन ऑफ स्मॉल चेंजेस की वजह से होती है, कि थोड़ी थोड़ी करके स्पीशीज में चेंजेस आती हैं, फाइनली एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी चेंज बन जाती है, थोड़ी थोड़ी करके चेंजेस आती रहती हैं और फाइनली जो है हमारे पास स्पेसिएशन का प्रोसेस होता है या न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन होगो डिवराइस ने उनके ये कॉन्सेप्ट को क्या किया, उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। उसने कहा कि हमारे पास स्लो एकमुलेशन ऑफ चेंजेस की वजह से एवोल्यूशन नहीं होती या स्पेसिएशन नहीं होती, बल्कि हमारे पास एक सडन चेंज होती है, और वो सडन चेंज किस में होती है, इन द जेनेटिक मटेरियल और जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और वो सडन चेंजेस जो होती हैं, उन सडन चेंजेस को उसने म्यूटेशन का नाम दिया था, और उन सडन चेंजेस की वजह से हमारे पास जीन्स में तब्दीली होती है, और जीन्स में जब चेंज आती है तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, हम इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्यों कहते हैं, बिकॉज एक तो ये इस थ्योरी का में उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज हैं उनके एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है कि ये स्पीशीज इस स्टेज तक या इस कैटेगरी तक किस तरह एवॉल्व होके पहुंची हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास सिर्फ एक फील्ड का, सिर्फ एवोल्यूशन वाली फील्ड का नॉलेज नहीं है, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स के सब्जेक्ट में से इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेके इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, लाइक फ्रॉम जेनेटिक्स, फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, फ्रॉम इकोलॉजी एंड फ्रॉम सिस्टमैटिक्स। इसका आगाज़ कब हुआ था, कि इसका आगाज़ हमारे पास सबसे पहले हुआ था कि जब मेयर ने 1934 में अपनी एक बुक लिखी थी, सिस्टमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट था कि जिसने सिस्टमैटिक्स और एवोल्यूशन को कंबाइन किया था। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की आगाज़ हुई, यानी कि उसका बनना स्टार्ट हुआ, और इसने हमारे पास इसके बनने में कई साल लगे। इसके बाद हमारे पास जो टर्म मॉडर्न सिंथेसिस है वो पहली बार यूज़ की थी जूलियन हक्सले ने 1942, जब उसने अपनी किताब लिखी थी एवोल्यूशन एंड मॉडर्न सिंथेसिस। और हमारे पास फिर एक होगो डिवराइस की तरफ से म्यूटेशन थ्योरी आई थी, और म्यूटेशन थ्योरी में उसने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्पेसिएशन का प्रोसेस है या जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज है वो स्लो चेंजेस की वजह से नहीं होता, बल्कि सडन चेंजेस होती है जेनेटिक मटेरियल में, और उन सडन चेंजेस की वजह से जीन्स में तब्दीली होती है, एज अ रिजल्ट उस स्पीशी में तब्दीली आ जाती है और वो न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो जाती हैं, और इन चेंजेस को उसने म्यूटेशन का नाम दिया था। अच्छा, तो अभी भी मुझे थोड़ा बहुत बुखार है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के, या नियो डार्विनिज्म भी हम इसको कहते हैं। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास। आई होप आप लोग को समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।